थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे पावर ट्रांसमिशन, उसमें बेल्ट एंड पुली पढ़ा रहे थे हम, बेल्ट एंड पुली। उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला टॉपिक रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशन, यानी कि जो फ्रिक्शन में, ठीक है, और दोनों टेंशन में, यानी कि हमने बताया था कि एक और टाइट साइड होता है, एक और स्लैक साइड, यानी एक और तनाव टेंशन का मान ज़्यादा होता है, दूसरी ओर टेंशन का मान कम होता है, ठीक है ना। तो उनमें क्या रेशियो है, T1/T2 = E/μθ। इसी को हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मानते हैं हम क्या लेते हैं, एक पुली लेते हैं, मान लीजिए हमारा पुली है, और इस पर ऐसे टेंशन लगा हुआ है। इधर की ओर मान लीजिए टेंशन T1, इधर की ओर T2, ठीक है। इधर की ओर T1, इधर की ओर T2, किधर भी मान लेते हैं, चलिए इधर की ओर मान लेते हैं T2, इधर की ओर T1 ज़्यादा बनाएंगे। और T1 का मान ज़्यादा है T2 से, यानी कि ये क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, और ये क्या है, टेंशन इन स्लैक साइड, ठीक है। और इसका एक सेंटर होगा, सेंटर से जो यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट होता है और यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों कांटेक्ट पॉइंट होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ये थीटा। मान लीजिए थीटा है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैप, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैप या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट। दो नाम है, एंगल ऑफ लैप या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी जितने कोण पर ये बेल्ट पुली को ढका रहता है, जितना कोण ढका रहता है उतना ही कर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, थीटा जो हमारा क्या है, ये सब अभी नहीं करते हैं। तो ये थीटा हमारा क्या है, इसमें थीटा हमारा क्या, एंगल ऑफ लैप है। चलिए पहले इसका बना ही देते हैं सेंटर लाइन। ये थीटा जनरली ज़्यादा ही होता है, 180, या चलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थीटा है, मान लीजिए ये थीटा है, ये तो वो कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, एंगल ऑफ लैप उसकी बात नहीं कर। तो ये थीटा हमारा क्या है, एंगल ऑफ लैप आर कांटेक्ट कहते हैं, एंगल ऑफ लैप आर कांटेक्ट, ठीक है ना। ये हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, हेडिंग तो जान लीजिए, रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशन, ठीक है, ऐसे कहते हैं, या फिर कई नाम से दे सकता है, आप समझ जाएंगे पढ़ते ही क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है, यानी T1 और T2 में रिलेशन ये डिराइव करने के लिए आपके लिए दे सकता है। तो कैसे डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे एक एलिमेंट, एक क्या लेंगे, एक छोटा एलिमेंट, ठीक है ना, जिसका जो एंगल ऑफ लैप है यानी डेल्टा थीटा कोण बनाता है, एक डेल्टा थीटा कोण बनाता हुआ छोटा सा एलिमेंट लेंगे, और इस पर क्या करेंगे, टेंशन, मान लीजिए इस पर टेंशन क्या है, इस पर टेंशन, अब इधर की ओर चूंकि टेंशन ज़्यादा है तो इधर की ओर टेंशन कम होगा, तो मान लीजिए इधर T है और इधर क्या है, और हमेशा टेंशन कैसे लगेगा, किसी भी पॉइंट पर कैसे लगेगा, रेडियली, रेडियल मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर हमेशा तनाव लगेगा, कांटेक्ट पर हमेशा कैसे लगेगा, रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ये T हो गया, और इधर की ओर मान लीजिए T प्लस डेल्टा T है, क्योंकि भाई डेल्टा थीटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि इधर की ओर तनाव क्या हो रहा है, ज़्यादा है, T1 का वैल्यू ज़्यादा है, तो T प्लस डेल्टा T हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बेल्ट और ध्यान दीजिए, दो चीज़ें यहाँ पर कांटेक्ट में है, पुली है,
पुली के ऊपर बेल्ट है, तो बेल्ट और पुली के बीच भी क्या लगेगा, पुली क्या लगाएगा, बेल्ट पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि कांटेक्ट में हमेशा क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है। तो इस पर क्या लगा रहा है, मान लीजिए रिएक्शन फोर्स है, इसको मिटा देते हैं, ये रिएक्शन फोर्स आर, ये हमारा रिएक्शन फोर्स क्या है, आर रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये हमारा आर रिएक्शन फोर्स है। और अब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे ध्यान से, तो चूंकि देखिए इधर की ओर मोशन हो रहा है, क्योंकि इधर की ओर तो इधर मोशन जो है, चूंकि T1 ज़्यादा है तो T1 की ओर मोशन होगा, ठीक है। तो T1 की ओर चूंकि मोशन हो रहा है, जिधर की ओर इनिशियल टेंशन होगा, बेल्ट का मोशन उधर की ओर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमेशा उस पॉइंट जहाँ पे रहेगा उसके टेंजेंशियल काम करेगा, या फिर इसके फिर क्या होगा, इस पॉइंट के कैसे ऐसे यहाँ पे काम करेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स है जो कि म्यू आर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, आप लोग पढ़ते हैं कि इधर की ओर मान लीजिए, इधर की ओर मोशन की ओर है अग्रसर, अगर बेल्ट मान लीजिए यही बेल्ट था, तो यहाँ पर इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू इस पर जो रिएक्शन लग रहा है आर, ये आप पढ़े हैं, तो म्यू इंटू आर क्या हो गया यहाँ पे, ये कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया हमारा और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच, और ये कैसे होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, इन दोनों के बीच एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास उतना समय नहीं है, प्रूव करने की हम दिखाएंगे नहीं, आप अगर ज्यामिति लगाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको, डेल्टा थीटा बाई 2 जो होगा ये एंगल होगा, और म्यू आर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब सब क्या कर देंगे, सभी फोर्सेज को क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी फोर्सेज लग रहे हैं इस पूरे एलिमेंट पर, उसको क्या कर देंगे हम, देखिए इस पूरे पर क्या हम कर देंगे, उसको फोर्सेज का क्या कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे। डीकम्पोज मतलब अलग अलग घटकों में वियोजित कर देना, एक क्या हो गया टेंजेंशियली और एक ऐसे रेडियली, ठीक है ना। तो रेडियली का मतलब त्रिज्या के दिशा में, और टेंजेंशियली का मतलब स्पर्शी दिशा में, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका इधर की ओर डायरेक्शन, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे, आप चाहें तो ऐसे मान सकते हैं जैसा नोट्स में हमने करवाया एक्स और वाई, ठीक है, जैसा आपको एक्स उसमें मिला है। तो मान लीजिए एक्स ये डायरेक्शन है हमारा, ये वाई डायरेक्शन है, तो इधर की ओर एक्स डायरेक्शन, ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन। तो एक्स दिशा में सभी फोर्सेज का कंपोनेंट निकालने पर क्या होगा, एक्स दिशा में, पहले हम वाई दिशा में निकालते हैं, ठीक है, पहले हम किस में निकालते हैं, वाई दिशा में निकालते हैं। चलिए पहले एक्स ही दिशा में निकालेंगे, ताकि जो है हमको कुछ आसान मिल जाएगा, तो एक्स दिशा में ही निकालेंगे। तो एक्स दिशा में सभी फोर्सेज का कंपोनेंट लेने पर इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपने पढ़ा है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो लेफ्ट साइड की ओर फोर्स लग रहा था वो बराबर होगा राइट साइड की ओर फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो ये भी वही होगा डेल्टा थीटा बाई 2, है ना। तो बताइए लेफ्ट साइड की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बस इसकी बात कर रहे हैं, इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इस कंपोनेंट पर, ठीक है ना। अभी आगे हम करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे पूरा निकालने के लिए, क्योंकि अभी हम बस कंपोनेंट लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा T, ठीक है ना, इधर की दिशा में हम निकाल रहे हैं, तो T cos डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है, T cos डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे होगा cos इस दिशा में, और प्लस म्यू आर इसी दिशा में है। अब बराबर होगा ये T प्लस डेल्टा T इस दिशा में है, तो T प्लस डेल्टा T cos
डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, अगर बात करें डेल्टा थीटा टेंस टू 0 है, यानी बहुत एलिमेंटली हम ले रहे हैं, बहुत एलिमेंटल ले रहे हैं वो कंपोनेंट, ठीक है ना, यानी एलिमेंट्री कंपोनेंट है, तो यहाँ पे कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 टेंस टू 1 होगा, है ना, क्योंकि cos 0 नियरली किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम बदल सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t प्लस म्यू आर इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगा। अब फाइनली हमको मिला क्या, एक रिलेशन, t से t कट गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू मिल गया म्यू इंटू आर। हमको क्या मिल गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो इसको हम याद रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे हम, क्योंकि हम यहाँ पे ये ले रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा थीटा टेंस टू 0 ले रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे कर लीजिए तो भी सही है, वो ज़्यादा सही है हमको हमारे हिसाब से। तो डी टी इज इक्वल टू म्यू आर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डेल्टा थोड़ा बड़ा अमाउंट है, और जब उसको लिमिट टेंस टू 0 कर लेंगे तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हो जाता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, निकल गया एक रिलेशन, डेल्टा डी टी इज इक्वल टू म्यू आर मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ चीज़ें और करते हैं। अब निकालते हैं वाई दिशा में। ठीक है ना, तो वाई दिशा में लेते हैं, वाई डायरेक्शन में जैसा हमने माना है, तो वाई दिशा में क्या हो गया, आर। ठीक है, अब आर ऊपर क्यों लगेगा, और इन दोनों का वाई दिशा किधर क्यों लगेगा, नीचे क्यों लगेगा। देखिए ध्यान से, कॉस साइन थीटा वाला किधर क्यों होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर होगा, तो सीधे सीधे आर बराबर हो जाएगा, एक हो गया टी साइन डेल्टा थीटा प्लस 2 और प्लस टी प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा प्लस 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यदि डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होगा, ठीक है ना, तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 टेंस टू क्या होगा, डी थीटा अपान 2। वही डेल्टा को मतलब डी थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबको सब डी थीटा अपान 2 कर देंगे, और आर की हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो पहले जो है पहले रख देते हैं डी थीटा अपान 2। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे रखा जाए वैल्यू को, तो वैल्यू को रखने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से r इज इक्वल टू दिख रहा है, नीचे भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, हाँ दिख रहा है। तो r बराबर क्या मिल गया, ये साइन क्या हो गया, t डी थीटा बटे 2 प्लस ये हो गया t फिर से डी थीटा बटे 2 और फिर से हो गया प्लस ये हो गया डी टी और डी थीटा बटे 2। ठीक है, अब ये हो गया आर बराबर ये देखिए टी डी थीटा बटे 2, ये आधा आधा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा टी डी थीटा। आर बराबर क्या हो गया, टी डी थीटा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों टेंस टू 0, यानी कि दो नंबर हैं जो बहुत नज़दीक है 0 के, फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो और नज़दीक हो जाएंगे, यानी बहुत वैल्यू कम आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, टेंस टू 0 मान सकते हैं। यानी हमको मिल गया आर इज इक्वल टू टी डी थीटा, आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, टी डी थीटा। अब इस वैल्यू को आर इज इक्वल टू टी डी थीटा को इस मान लीजिए 2 है, ये 1 है, तो 2 को 1 में रख देंगे। ठीक है, तो 2 को 1 में रख देंगे तो कैसे होगा, जब 2 से आर की वैल्यू इसमें रख देंगे तो डी टी बराबर म्यू और टी
डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी बटे टी कर सकते हैं और यहाँ पे म्यू डी थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दे, अगर हमको यहाँ से यहाँ टोटल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम क्या है, T2 है, क्योंकि मिनिमम टेंशन T2 है और मैक्सिमम टेंशन कितना है, T1 है ना। मिनिमम टेंशन T2 है और मैक्सिमम टेंशन T1 है, तो T1 यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे इसका dt बटे टी, T2 से T1 तक, और यहाँ से हो जाएगा म्यू डी थीटा, कहाँ से, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा तक। मान लीजिए यहाँ से हम ले रहे हैं 0 और यहाँ तक क्या ले रहे हैं, थीटा, पूरा एंगल ऑफ लैप जिसको आप कह रहे हैं, थीटा एंगल ऑफ लैप या फिर कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 1/x का क्या होता है, log x। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे log जो होता है वो नेचुरल log होता है, तो log T1 सॉरी हाँ, जब रखेंगे आप तो अपर लिमिट T1 होगा, लोअर लिमिट T2 होगा। वैसे तो होगा log m माइनस log m n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n होता है, लेकिन बेस यहाँ ध्यान रखेंगे, बेस क्या होगा, e होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू, देखिए म्यू कांस्टेंट है तो म्यू बाहर आ जाएगा, 1 डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट थीटा माइनस 0 तो क्या मिल जाएगा, थीटा, और म्यू पहले से ही था यहाँ पे, सॉरी म्यू जो है पार कॉमन था तो म्यू थीटा हो गया। तो यहाँ से हो गया हमारा ये समीकरण बन गया। तो इस समीकरण को चाहे यूज करिए, अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं पहले लॉग का नियम हम पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे, 2 की घात 3 बराबर 8 है, तो हम क्या लिखते थे, log 8 बेस 2 = 3 ऐसे लिखते थे। तो इसी आधार पे इसको भी लिख सकते हैं, इस ऐसे log के फॉर्म में है तो इसको घातांक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है, e है, ठीक है, बेस e है, तो यहाँ पे हो जाएगा, और ये है 8, देखिए log 8, तो इसको हम क्या लिख ले रहे हैं, बराबर 8 पहले लिख ले रहे हैं, यानी T1 बटे T2, अब बराबर बेस क्या है, बेस 2, जैसे यहाँ लिखा है तो बेस यहाँ e है, और ये होता है पावर, बराबर ये पावर, तो e के पावर म्यू थीटा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला डेराइव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला डेराइव। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इस फार्मूले को डेराइव कर लेंगे, जो कि यही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया फ्लैट बेल्ट के लिए। अभी वी बेल्ट होगा तो क्या होगा, उसको देख लेते हैं। तो फ्लैट बेल्ट के लिए क्या हो गया, ये डेरिवेशन हो गया। क्या निकालना, T1 और T2 में जो रिलेशन था, ठीक है, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ एंगल ऑफ लैप और म्यू में जो रिलेशन है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि टेंशन और जो है थीटा में, यानी एंगल ऑफ लैप में या एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में रिलेशन बताइए। तो ये हो गया T1 बटे T2 बराबर ई म्यू थीटा, जहाँ T1 क्या है, अधिकतम वाला है, मतलब ज़्यादा वाला, जिसमें टेंशन ज़्यादा लग रहा है वो वाला है, और T2 क्या है, जिसमें टेंशन कम लग रहा है वो वाला हिस्सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम बेल्ट पुली बनाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए T1 इधर की ओर भी है और इधर की ओर भी है, तो मोशन भले ही इधर की ओर कर रहा है, लेकिन जो खिंचाव, जब केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर पर फोर्स किधर की ओर दिखाएंगे, नीचे की ओर, लेकिन मोशन वो ऐसे कर रहा होगा। ठीक है, टेंशन, सॉरी मोशन तो टेंशन के खिंचाव की दिशा में ही करता है, तो मोशन ऐसे ही कर रहा होगा। ठीक है, मोशन टेंशन की स्लैक साइड से देखते हैं हम लोग, पहले मोशन समझ लेते हैं एक बार। ऐसे है तो खिंचाव इधर की ओर है, इधर की ओर मोशन करेगा ऐसे बेल्ट, तो T1 से T2 की ओर मोशन करेगा। लेकिन जब हम इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, जब हम बनाते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन जो हम फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इसके लिए क्या बनाएंगे, देखिए दोनों टेंशन होता है, तो इसके लिए इधर वाला टेंशन खींचेंगे। ठीक है ना, तो मोशन जैसे ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। देखिए मोशन ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, तभी जाके ये जो है म्यू आर इधर की ओर होगा।
ठीक है ना। अगर मोशन आपका ऐसे उधर से हो रहा होता तो म्यू आर दूसरी ओर होता, ठीक है। तो ये है कि टेंशन के डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिसे जिधर की ओर हाईएस्ट टेंशन है, क्योंकि ज़्यादा जिधर की ओर टेंशन होगा मोशन उधर की ओर होगा, उधर ही की ओर खिंचाव होगा, ठीक है ना। जैसे जिसमें हाँ टेंशन जिसमें ज़्यादा उधर की ओर ही खिंचाव होगा, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि कम टेंशन की ओर खिंचाव होगा, ठीक है, यानी मोशन उसी डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए ड्रिवन पुली का है, क्योंकि अब ड्राइवर का देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ड्रिवन पुली पर एक बार अज्यूम करिए, इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बात वही है, क्योंकि बात हमको ड्रिवन पुली से ही है, ड्राइवर पुली से नहीं है। ड्रिवन पुली पर टार वो ज़्यादा मतलब वो लगने के कारण, खिंचाव लगने के कारण मोशन, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, ये ड्रिवन पुली का हमने बनाया होगा, ड्राइवर का नहीं। क्योंकि जो भी हमको निकालना है वो पावर किस पर, जो ड्रिवन है यानी चलित पुली है उसके लिए ना निकालना है पावर वगैरह चाहे जो भी है, क्योंकि मतलब हमको उससे है। देखिए ड्राइवर तो अपने आप चल ही रहा है, वो शाफ्ट जो चलेगा हमको मतलब होगा वो ड्राइवर वाले ड्रिवन वाले पर से होगा, ठीक है। अब इसी पे अगर हम क्या कर दें, वी बेल्ट ले लेते हैं। ये क्या था, फ्लैट बेल्ट के लिए, ये किसके लिए था, फ्लैट बेल्ट के लिए था। अब हम ले लेते हैं वी बेल्ट। वी बेल्ट का फिर ड्रिवन पुली का क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि इसमें जो होता है बेल्ट कुछ फ्लैट बेल्ट ऐसे होता है, पुली ऐसे होता है, बेल्ट ऐसे होता है, तो इसमें कुछ ऐसे रहता है ये, और ये होता है एंगल, ये होता है कुछ एंगल होता है। तो मान लीजिए एंगल आपके मतलब नोट्स में आपको बीटा दिया होगा, हम मान लेते हैं 2 अल्फा है, 2 बीटा दिया होगा, हम मान लेते हैं ये एंगल 2 अल्फा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। तो 2 अल्फा है। अब ध्यान दीजिएगा हमेशा रिएक्शन फोर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांटेक्ट में कौन कौन सा है, ये हिस्सा नहीं है कि डायरेक्ट रिएक्शन फोर्स हो गया इधर की ओर। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो रिएक्शन फोर्स, लेकिन यहाँ पे पुली यहाँ और यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो इसके क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स होगा, इधर की ओर और इधर की ओर दो रिएक्शन फोर्स लगेंगे, ठीक है ना। तो इधर की ओर मान लीजिए हम इस पर न दिखा के ऐसे दिखाते हैं ताकि साफ दिखे, तो इसको हटाते हैं, ये ज़्यादा भद्दा हो जा रहा है। तो हमारा रिएक्शन फोर्स आर इस दिशा में और यहाँ पर भी किसके, एकदम सतह के लंबवत रहेगा। सतह के कैसे रहेगा, लंबवत रहेगा, इस सतह के लंबवत होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सतह के लंबवत होना चाहिए। आर, ठीक है। अब इसका वर्टिकल दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, अब देखा जाए तो यहाँ से ये जो होगा एंगल वो अल्फा होगा। 2 अल्फा अगर ये है तो ये आधा वाला एंगल यहाँ पर भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन वही है समय की महत्ता को देखते हुए अभी ये कर देते हैं। ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस दिशा में होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की दिशा में होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल दिशा में जो बल है यहाँ पे जैसे लग रहा था वो क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो इधर की ओर हो गया आर साइन, ठीक है ना, ये क्या है अल्फा है, तो आर साइन अल्फा हो जाएगा। और इधर ऐसे भी यहाँ पर भी है वही चीज़, तो 2 हो गया, तो 2 आर साइन अल्फा हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, जो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2r साइन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r साइन अल्फा। बस यही अंतर था, बाकी सब वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। रेशियो ऑफ टेंशन, ठीक है, वो सब वही है, बशर्ते एक चीज़ और बदलेगा। क्या बदलेगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन भी दो जगह लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 म्यू आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी फ्रिक्शन है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है,
दो सतहों पर हो रहा है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे नहीं कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में कहाँ पे, यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर जिस सतह पे लंबवत बल लग रहा है उसी सतह पे हमारा फ्रिक्शन भी लगता है, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन वाला अपना चैप्टर याद करिए। तो ये फ्रिक्शन क्या है, इसी पर है, इस पर और इस पर दो सतह है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2μr हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि हम मान रहे हैं ड्रिवेन पुली है, ये ड्रिवेन ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जो है ये फिगर हो गया, तो ये अब मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये आप समझ चुके हैं, तो ये अब इसको मिटाते हैं। और फ्लैट बेल्ट वाला था, फ्लैट बेल्ट याद करिए, सॉरी वी बेल्ट था, तो वी बेल्ट के लिए अब क्या है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम उसी तरह से क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटेंगे, तो एक्स मान लीजिए ये हमारा वही चीज़ है, ये एक्स डायरेक्शन है हमारा, ये वाई डायरेक्शन है। तो एक्स में अगर बांटें तो क्या क्या होगा, एक्स में पहले बांटते हैं, तो एक्स में क्या होगा, फिर वही से टी कॉस डेल्टा थीटा अपान 2, ठीक है, और प्लस 2μr और प्लस टी प्लस सॉरी इक्वल टू होगा, इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, और क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा थीटा अपान 2, ठीक है, ये होगा। अब क्या कर देते हैं, वही चीज़, जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 कॉस डेल्टा थीटा अपान 2 टेंस टू 1 होगा, यानी कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा t प्लस 2μr प्लस सॉरी इक्वल टू t प्लस डेल्टा t हो गया, ठीक है। t से t कट गया, तो डेल्टा t बराबर क्या मिल गया हमको, 2μr मिल गया। और यहाँ पे बात वही है कि डेल्टा को अब क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से dt इक्वल टू हो जाएगा 2μr, ठीक है, 2μr हो जाएगा। dt इक्वल टू 2μr, फिर से इसको याद रखेंगे, आगे यूज करेंगे। अब y दिशा में निकालते हैं, तो y दिशा में कंपोनेंट क्या क्या है, y दिशा में कंपोनेंट हमारे 2r साइन अल्फा, ठीक है, और प्लस नहीं इक्वल टू, क्योंकि ये सब नीचे आएंगे, तो t साइन डेल्टा थीटा अपान 2 प्लस t प्लस डेल्टा t साइन डेल्टा थीटा अपान 2। और फिर वही लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 लेंगे, यानी मान लीजिए कि इन लिमिट इसमें, यानी डेल्टा थीटा जब बहुत 0 के नज़दीक है, ठीक है ना, तब क्या मान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r साइन अल्फा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा थीटा अपान 2 टेंस टू क्या हो जाएगा, डी थीटा अपान 2 होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, थीटा के इक्वलेंट आता है। तो यहाँ डी थीटा अपान 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2r ही है साइन अल्फा, और यहाँ से टी डेल्टा थीटा अपान डी थीटा अपान 2, और प्लस फिर यहाँ पे टी डी थीटा अपान 2 प्लस डी थीटा अपान 2। तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा टी 2 बार, तो 2r साइन अल्फा इज इक्वल टू टी डी थीटा। अब r का वैल्यू, ठीक है ना, इस यहाँ से r का वैल्यू उसमें रख देते हैं, तो r का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, या फिर 2r का वैल्यू रख देते हैं, तो 2r का वैल्यू हो जाएगा टी डी थीटा अपान साइन अल्फा। 2r है, 2r को जगह पे रख देंगे, तो यहाँ से रख देंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिलेगा, इस समीकरण में रखिए, तो dt बराबर मिलेगा 2 म्यू, तो 2r तो हो ही गया, तो म्यू टी डी थीटा, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, हम बताना ही भूल गए पूरा, मतलब पूरे उसमें, कि म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जिसको घर्षण गुणांक कहते हैं। टी डी थीटा अपान साइन अल्फा, ओ हाँ ये हो गया,
ठीक है, हम उसमें बीटा लिए, नोट्स में बीटा लिया गया होगा, तो नोट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, वो सब वही चीज़ है। अब फिर वही क्या है कि वही डी टी अपान टी हो जाएगा और इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपान टी बराबर म्यू अपान साइन अल्फा, जो कि कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेट भी कर लेते हैं इसी हिसाब से T2 और से T1, क्योंकि T2 मिनिमम है, और ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 से थीटा तक, और ये हो गया डी थीटा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फिर वही चीज़ बना कि लॉग बेस ई T1 अपान T2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बस बन गया, ये बना कि म्यू अपान साइन अल्फा आ गया, बस यही चीज़ आ गया और कुछ नहीं, म्यू अपान साइन अल्फा आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया म्यू अपान साइन अल्फा। अब चाहे तो ये हो गया आपका म्यू थीटा अपान साइन अल्फा आप कह सकते हैं। तो साइन अल्फा को चाहे तो कोसेक अल्फा भी बदल सकते हैं, लेकिन हम साइन अल्फा ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। और फिर फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, T1 अपान T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा अपान साइन, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया, यही दोनों आपको डेराइव करने थे, ठीक है। तो ये हो गया ड्राइविंग टेंशन का इक्वेशन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, जो इसका आपका जो है इस बेल्ट एंड पुली का लास्ट टॉपिक होगा। इसके अलावा आपका जो भी नोट्स में है वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो है हमारा पढ़ाया हुआ वो चीज़ें पढ़ के ही समझ में आ जाती हैं, नोट्स जो होता है, ठीक है। तो आप नोट्स पढ़ के ही समझ जाएंगे। अच्छा, अब जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट एंड पुली, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट एंड पुली में एक चीज़ आता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो उसको बता देते हैं क्या होता है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, बस समझ लीजिए वो क्या है। उसके कारण जो होता है तनाव का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, स्लैक्स टाइट साइड में तनाव का मान, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यही था आपका, अब इस जैसे यहाँ पे जब हो रहा है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलने के कारण यहाँ पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। और ये फोर्स बराबर होता है जहाँ पे ये फोर्स, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एम जो है मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ है, क्या है, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। ये मास बेल्ट का मास कहलाता है, क्योंकि मान लीजिए बेल्ट जो अगर बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है, कोई भी मास बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से बनाते हैं, दिख नहीं रहा है सही से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, तो एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर होता है, ठीक है ना। तो ये पर यूनिट मास अगर लिया जाए, पर यूनिट लेंथ का मास लिया जाए, तो ये एम वी स्क्वायर के बराबर होगा एफ सी, ठीक है। और ये एफ सी जो हो गया इधर की ओर। तो इस कंडीशन में जो टोटल टेंशन टाइट साइड में होता है, इसका हमारा यूज होगा, टोटल टेंशन राइट साइड में होता है T1 प्लस TC के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि T1 बराबर क्या हो जाता है, T माइनस TC, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट, ठीक है। तो बेल्ट द्वारा कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा और किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में, उसका कंडीशन एक तरह से, ठीक है।
मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट, एक बेल्ट द्वारा अधिकतम पारेषित शक्ति, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। अच्छा, तो इसमें वही बात करते हैं, सिंपल सी बात करें तो एक बेल्ट द्वारा ट्रांसमिटेड पावर कितना होगा, तो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा T1 माइनस T2 इंटू वी, ठीक है, T1 इंटू T2 माइनस वी, सॉरी T1 माइनस T2 इंटू वी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, T1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस T2 अपन T1 हो गया और वी। अब मान लीजिए ये फ्लैट बेल्ट है, कोई भी बेल्ट हो सकता है जनरली, लेकिन फ्लैट बेल्ट मान के चलते हैं, आप वी बेल्ट भी मान के चलेंगे तब भी वही चीज़ आएगा, 1/1 म्यू, 1 क्या हो गया ये देखिए ये क्या होता है, T2/T1 नहीं, T1/T2 क्या होता है, म्यू ई के पावर म्यू थीटा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/e के पावर म्यू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इंटू वी बचा ही है लास्ट में, इंटू वी हो गया। तो फाइनली हमारा क्या रिलेशन बन गया, हम इसको मान सकते हैं P = T1 और इसको हम मान सकते हैं कोई कांस्टेंट K, इसको हम क्या मान सकते हैं, कोई कांस्टेंट K है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाला, वो नहीं बदलने वाला, तो K इंटू वी हो गया, तो T1 K इंटू वी हो गया, ठीक है। अब अभी हमने एक चीज़ बताया कि T1 को हम क्या मान सकते हैं, मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड माइनस TC, अभी T1 = क्या बताया, T माइनस TC, ठीक है ना, और TC क्या है, सेंट्रीफ्यूगल FC जो अभी हम लिख रहे थे वही TC कहने का मतलब, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑफ, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑफ बेल्ट हो गया, और TC बराबर होता है, देखिए वो FC के कारण, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये FC के कारण TC का मान आ रहा है टेंशन का, ठीक है ना, और ये टेंशन जो होगा वो टाइट साइड में होगा, ठीक है ना, टाइट साइड के अलॉन्ग और बढ़ेगा टेंशन का मान, ठीक है ना, तो टेंशन का मान और बढ़ेगा, यानी TC, यानी कि एक्चुअल में टोटल टेंशन इतना रहा होगा और TC, इस टोटल में से TC घटाने के बाद आपको T1 मिल रहा है, जो आप जो है लो, देखिए जब ये TC का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब बहुत हाई स्पीड पे आपका बेल्ट एंड पुली चलता है, अगर बहुत लो स्पीड पे चलता है तो उतना कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ T माइनस TC और K इंटू बी हो गया। अभी TC का वैल्यू हमने बताया, FC नहीं TC का वैल्यू हमने बताया है mv², m क्या है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट है, बेल्ट का एक एकांक लंबाई में द्रव्यमान है, पर यूनिट मास ऑफ द, सॉरी पर यूनिट मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ है, यानी कि एक एकांक लंबाई में बेल्ट का द्रव्यमान है, तो T माइनस mv² kv हो गया। अब गुणा करा लेते हैं, तो गुणा कराने के बाद हमको क्या मिलेगा, K T V माइनस M K V क्यू हो गया, M K V क्यू मिल गया। अब जो है अगर अब जो मैक्सिमम किसी भी बेल्ट पुली के लिए जो T मैक्सिमम होगा, यानी कि कहने का मतलब T ये क्या है, मैक्सिमम ही है, तो मैक्सिमम टेंशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परमिसिबल एक होता है वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वही क्या है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हम T1 नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए ये क्या है मैक्सिमम, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, तो अगर इसके लिए, अब इस समीकरण के लिए हमको पता है किसी चीज़ का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसका जिस वेरिएबल में है उसके सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो ये किस में है, v में है, तो क्या कर देते हैं, v के सापेक्ष क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो p का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि सभी क्या है, बाकी सब कांस्टेंट है, केवल v वेरिएबल है, तो यहाँ पे हो गया dp/dv। अब जब अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा kt
माइनस 2m/v², ठीक है ना। तो dp/dv, और ये फॉर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p और यही पावर है, dp/dv क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको 0 कर लीजिए, तो kt माइनस 2m/v² इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू 2m/v² हो गया। k से k कट गया, t बराबर क्या मिल गया, 2m/v²। सॉरी, यहाँ पे गलती हो रहा है, हमारा गलती क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे सब 3 आएगा, क्योंकि 3v² होगा ना। थ्री m/v², तो m/v² वही हमारा क्या था, tc था। तो t इज इक्वल टू 3tc सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट, और यही tc बराबर हो गया t/3, यानी यही कंडीशन है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है ना। यानी कि tc जब होता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है बेल्ट में, वो क्या होना चाहिए, वो 1/3 होना चाहिए मैक्सिमम टेंशन उस बेल्ट के लिए, या मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन है जो कि अलाउेबल टेंशन है, मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम टेंशन होता है, इतना ही होता है किसी भी बेल्ट के लिए, मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे अधिक नहीं, ठीक है ना, मैक्सिमम यही। तो tc इज इक्वल टू, अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इतना होगा t/3 के बराबर, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है ना। और इस मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए हम v मैक्सिमम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है T1 इज इक्वल टू, मिटाते हैं इसको, अब यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके लिए क्या होगा, पावर जो होगा, क्योंकि यहाँ पे T1 T2 वही रखने वाले हैं हम, ये क्या रखने वाले, भी मैक्सिमम रखने वाले हैं, तो पावर ट्रांसमिटेड भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। हमको रिलेशन यही लेना है, ये देखिए मैक्सिमम के कंडीशन में है, और मैक्सिमम के बीच कहीं भी हो तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड होगा, यानी T1 T2 का वैल्यू जो है, यानी T1 का वैल्यू इस T से कम भी हो तब। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, T1 इज इक्वल टू T माइनस TC, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो T1 और मैक्सिमम T में क्या संबंध होगा कि कब जो होगा T1 का मान कितना होगा तब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड होगा। तो इसके लिए क्या होता है, T हो जाता है, T जो होता है अभी क्या हमने देखा T/3, तो यहाँ से T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के 2T/3 होगा। तो इस यानी T का मान जब T1 का मान जब 2/3 ऑफ T होगा मैक्सिमम परमिसिबल के, तो पावर मैक्सिमम ट्रांसमिटेड होगा, यानी मैक्सिमम पावर तब ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और एक चीज़ और हमने देखा TC इज इक्वल टू है T/3, तो TC का वैल्यू कितना है, TC होता है mv²। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए वेग भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो T/3 होगा। और फाइनली तो v मैक्स क्या हो जाएगा, T/3m, और अंडर रूट में T/3m होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए फार्मूला, और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये लगभग आपका ये चैप्टर जो हो गया, जो आपके सिलेबस की चीज़ें थी वो हो गई, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।